अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 लेक्चर 3 स्टार्ट हो गया जी हमारा। बात हम कर रहे थे फ़िलहाल, क्या बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे, हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट कॉस्ट्स और पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट होती हैं। ये टाइप्स हैं कॉस्ट की, मटेरियल, बल्कि डिटेल में बोलें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, ठीक है। और अगर यही ट्रेडिंग बिजनेस हो जाए तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है, ये फिर हम ये चीज़ बना नहीं रहे होते, बनी बनाई खरीद रहे होते हैं, तो फिर प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है परचेज कॉस्ट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो होगी प्रोडक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस की अलग अलग होती हैं। लेकिन जो पीरियड कॉस्ट होती हैं ये प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रही होती हैं, ये तो किसी स्पेसिफिक पीरियड के साथ रिलेट करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर उसने बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक को इससे क्या कि चीज़ बनाकर बेच रहा है या बनी बनाई खरीद कर बेच रहा है। बैंक तो ये कहेगा कि मुझसे लोन लिया है तो इतने अरसे का इंटरेस्ट बनता है, इतने रुपए इतने परसेंट के हिसाब से वो दे दो, तो वो उस पीरियड के अंदर पीरियड कॉस्ट चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो पीरियड कॉस्ट हैं सेलिंग, एडमिन और फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग और एडमिन की क्या एग्जांपल दूं आपको, क्या मतलब कॉस्ट की एग्जांपल दे दूं? यार आपने जो शोरूम बनाया हुआ है जिसमें आप चीज़ें रख कर बेच रहे हैं, वो चीज़ें बेचने वाले शोरूम को अगर किराए पे लिया हुआ है तो उसका किराया उसकी सेलिंग कॉस्ट है आपके बिजनेस की। और अगर वो आपका अपना बिल्डिंग अपनी है, शोरूम अपना है, तो फिर आपकी उस शोरूम की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आपका सेलिंग एक्सपेंस है। आपने वहाँ पर जो सेल्स पर्सन रखे हैं, सेल्स मैनेजर रखा हुआ है, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो सेलिंग एक्सपेंस है। आपने चीज़ें इंट्रो में उधार पर बेची थी, उधार पे बेची थी ताकि ज़्यादा बिकें, उनमें से कुछ लोग भाग गए तो बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एक्सपेंस जो है सेलिंग एक्सपेंस है। उसके बाद आपने कोई डिलीवरी व्हीकल्स रखे हुए हैं, आप अपनी चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो डिलीवरी व्हीकल्स की जो डेप्रिसिएशन और फ्यूल वगैरह के खर्चे हैं, ये सेलिंग एक्सपेंस है। काफ़ी है, जो और चलें कुछ, ठीक है चलें और जी। अच्छा, तो इसको फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पढ़ के आइएगा, तो आपने इनको पढ़ा? कोई मसला इसमें आया हो तो आप पूछ सकते हैं। किस किस ने नहीं पढ़ा, दलेरी से बताएं इस बात को, किस किस ने नहीं पढ़ा? जी, तुम्हारा तो पहला दिन है ना आज, ठीक है। तो पिछले लेक्चर नहीं लिए, मुंह उठा के आ गए हो, तो मुंह तो रख के आते कम से कम। किस किस का आज पहला दिन है? अब हाथ खड़ा करो ना दोबारा, किस किस का पहला दिन है जी? इधर इधर हाइब्रिड से सब हाथ खड़ा रखें जब तक मैं ना कह दूं कि पता तो लगे। ओके, तो ये लेक्चर्स जिन्होंने नहीं लिए अभी तक, पिछले अवेलेबल थे यूट्यूब पे, ज़रा वो हाथ खड़ा करें कि पहला दिन भी और पिछले लेक्चर्स भी नहीं लिए, वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, खान साहब तुसी ही हो बस, और कोई नहीं, बाकी सब ने लिए हुए हैं, इतने अच्छे हैं नहीं बाकी, बस तुमने मान लिए, बाकी ने माना नहीं, ठीक है। नीचे कर लो, कोशिश कर लेना, कल वाला लेक्चर तो लाजमी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर बुनियाद जो चीज़ों की पढ़ रही होती है। बहरहाल जिन बच्चों ने पढ़ा इस सारे को जो कहा था, ये मैं आज खुद पढ़ा देता हूँ। इसके अलावा जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई मसला आया तो पूछ लें, वरना मैं आगे चलूँ। नहीं है मसला? पक्का? शीशा हो गया काम, चलो। अच्छा, फिर हम सवाल कर रहे थे कुछ कि जो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की बात की थी, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 2, 3, 4 और 5 भी दिया था ना होमवर्क में। और नो, चले कोई बात नहीं, तो 2, 3, 4 फटाफट कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, और 5 फिर बोर्ड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन 2 में वो कहता है, सॉरी जी, क्वेश्चन 2, क्योंकि आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं था, इस वजह से आपको नहीं पता आपका सही हुआ या नहीं, तो ये सरप्राइज पैकेज है, अभी अनफोल्ड होने का है। और अगर सही निकला, ओए होए होए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर कोई छोटी मोटी गलती आई तो इतना पता होना चाहिए आपको कि वो सारा सवाल गलत नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस एक आधी गलती के नंबर कटेंगे, तो फिर भी सवाल तो पास है, ठीक है। आधा सवाल सही हो जाए तो आपका सवाल पास है, लेकिन आपने आधा सही करना नहीं है, आपने कम अज़ कम मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी 70-75% सही करना है,
ठीक है, आसान सवाल ज़्यादा सही हुआ करेंगे आपके, और मुश्किल सवाल भी आप 70 to 80 कोशिश करेंगे 60-70% मुश्किल से मुश्किल सवाल आपका सही हो। ठीक है, इससे कम की तो कोई गुंजाइश नहीं है प्लीज़, ठीक है ना, ये अब आप जहन में रखिएगा। ओके, लेवल अपना आप बना लें इस तरह का। अच्छा जी, मैं वो फॉर्मेट वही ले लेता हूँ। चले, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं हम। कहता है वही कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, बेहतरीन हो गया जी। अरशद लिमिटेड इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 1000 टेबल्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड विद फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट मैंने कहा था पिछले सवाल में रिक्वायरमेंट डाल के तो किया था, अब इस सवाल में उसने नहीं कहा, तो खुद से नहीं करते रहा करेंगे ये काम। ठीक है, सही है। तो 1000 tables were manufactured and sold with following costs incurred. Wood costing 12 million was used to manufacture tables and would be considered as direct material. ठीक है, wages of carpenter manufacturing tables amounted to wages of carpenters जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टेबल्स, तो ये क्या है, डायरेक्ट लेबर। तो ऊपर डायरेक्ट मटेरियल आ गया। ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, ना भी कहते तो वुड है, वुड तो डायरेक्ट मटेरियल ही होना था। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया। फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का गार्ड है, वो जिस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रही है, तो ये आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी, लेकिन एफओएच में। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, पर फैक्ट्री की कॉस्ट है, तो ये एफओएच। ठीक है जी, 0.5 मिलियन है, 1000 में करें तो 5 लाख हो गया। ठीक है, अ पैकेज ऑफ नेल्स टू होल्ड टेबल टुगेदर वर परचेज्ड एंड यूज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख के तो सिर्फ आपने जो है वो कील ही खरीदे हैं। ठीक है, 10,000 टेबल्स 1000 टेबल्स बने हैं, तो 3 लाख के अच्छे किस्म के कील आ सकते हैं। ठीक है, और 10 लाख वॉज पेड फॉर फैक्ट्री रेंट एंड यूटिलिटी, ये भी क्या है, एफओएच। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड का 0.5 मिलियन जो आपने पे किया, फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड को जो पे किया, ये क्या हो गया आपका, है असल में तो ये इनडायरेक्ट लेबर ना। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर है ना, बंदों को पैसे दिए हैं ना। ठीक है, नेल ये क्या है जी, इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो ये भी कहाँ जाएगा, एफओएच में। ठीक है, इनडायरेक्ट, तो ये ज़रा याद कर रहे हैं हम चीज़ें जो हमने की थी। उसके बाद ये फैक्ट्री रेंट जो है, ये भी क्या है, ये एफओएच है। ठीक है, सही है। तो उसने क्या हमसे मांगा है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने आपसे कहा था कि असल तो आपने ये चीज़ बस ज़हन में रखनी है, ये सिखाया इसलिए गया है कि आपको पता हो सवाल के अंदर वो आपसे मांग क्या रहा है। वो सवाल में आपसे टोटल कॉस्ट मांग रहा हो तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी, पीरियड कॉस्ट भी आएगी। लेकिन अगर वो सवाल में आपसे कह रहा है सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, तो फिर सवाल में धोखा देने के लिए अगर वो सेलिंग एडमिन फाइनेंस कॉस्ट दे भी दे, तो आपने उससे धोखा नहीं खाना। प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर ये छेड़खानियां कर सकता है ना वो आपके साथ, प्रोडक्शन की कॉस्ट के अंदर तो सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स होंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट भी मांग सकता है, पीरियड कॉस्ट अलग, प्रोडक्ट कॉस्ट अलग भी मांग सकता है, इवन सेल प्राइस मांग सकता है। तो सेल प्राइस मांगेगा तो वो भी आपको बताया था, सेल प्राइस के लिए टोटल कॉस्ट के अंदर आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना होगा। ठीक है, तो अभी क्या मांगा गया सवाल में, क्या मांगा गया सवाल में, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। वाह, जादू हो गया था। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10,000 टेबल्स। ठीक है, ये कितने टेबल्स की कॉस्ट है, ओ सॉरी 1000 टेबल्स, मैं ज़रा इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये टोटल मैंने प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है 1000 टेबल्स की। ठीक है जी, और वो मिलियंस में लिख रहा है, मिलियंस में भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो, क्या पसंद करोगे, 1000 वाले हाथ खड़ा करें, मिलियंस वाले हाथ खड़ा करें, ज़्यादा हैं इनकी मान लेते हैं फिर। ठीक है, तो रुपीज़ इन मिलियन लें जी, आसान हो गया और ज़्यादा जी। वुड 12 मिलियन की, वुड इज़ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है जी, कितना, 12 मिलियन। यार ये ऑफ 1000 टेबल्स आपको समझ तो आ रहा है, इतना दूर, चलो खैर लिखा हुआ, अब लिखा है जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है जी, ये 2 मिलियन। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो सही होना था। फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड
0.5 मिलियन पे किया, यानी 5 लाख। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक है। और ये FOH होती है। मैं यूँ ना लिख दूँ, थोड़ा सा ज़रा आपको वैसे रिवाइज करा दूँ। अगर वो कह देता ना प्राइम कॉस्ट निकालो, तो मैं इसका टोटल करता 14, तो ये 14 क्या बन जाता, प्राइम कॉस्ट। लेकिन उसने नहीं कहा अलग से, तो अगले सवाल में शायद कहा हुआ उसने, तो वहाँ कर देंगे। फिलहाल डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो गया। आगे आगे हेडिंग दे लेते हैं FOH की कॉस्ट। अब FOH कॉस्ट के अंदर बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आया आपका, इनडायरेक्ट लेबर, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, 0.5 है, 0.5 मिलियन। नेक्स्ट है नेल्स वगैरह खरीदे आपने, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, नेल्स का पैकेज, नाखून नहीं, कील। अच्छा, नेक्स्ट। और रेंट एंड यूटिलिटी, ये भी FOH होता है, 1 मिलियन। तो रेंट एंड यूटिलिटीज़, ठीक है जी, ये भी FOH होता है। कितना, ये ऊपर नेल्स कितने के थे जी, 0.3, और ये 1 मिलियन आ गया, ठीक है। 0.3 और 10 लाख आपका क्या है जी, किराया, ठीक है जी। ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा, ज़रा ऐसे कर लेते हैं, ज़रा ऐसे दूर से नज़र आया आपको, है एक जैसे। अच्छा, ले जी, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 15.8 मिलियन। जिन्होंने 1000 में किया होगा उनका 15,800, 15.8, ठीक है जी। ये आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है जो उसने मांगी थी आपसे। कोई मसला, ये सही था। चलो, पैकेज चालू है। अभी ना ये स्लो पॉइजन होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता आसान सवालों से, बेसिक्स में थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा बहला फुसला के ज़रा ऐसे खुश कर लेता है बंदा, उसके बाद फिर ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप रोज़ आते रहें, आपको हर रोज़ ऐसा ही लगेगा, यार इतना आसान है यार, ऐसे है। तरतीब से चलेंगे ना, बेसिक से उठा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सवाल करते करते बड़े सवालों में पहुँच जाया करेंगे। लेकिन जिस दिन आप छुट्टी करेंगे, अगले दिन आप जो आएंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिस्क भी है। सिर्फ लेट आ जाए ना बच्चा 10-15 मिनट, ठीक है, अब उसको कोई चीज़ समझ ना आए ना, बाकियों को भी नहीं आ रही होगी, वो चीज़ अगर मुश्किल होगी तो उसके दिल में पता है क्या आ जाएगी, वो कोशिश ही नहीं करेगा समझने की। उसके दिल में आएगा, मुझे, मैं 10 मिनट लेट हुआ था ना, लगता है उसमें सर ने कोई ऐसी बात बोली थी जिसकी वजह से मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो टाइम पे आया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शूज़ निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं जी, इसको ज़रा इधर ले जाते हैं थोड़ा सा। वक्त बचा लेते हैं। ले जी, शूज़ की टोटल कॉस्ट चाहिए, कितने शूज़ बनाए हैं पता नहीं, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे हम, देखते हैं कौन से रुपीज़ में चलना है। सवाल को पढ़ना शुरू, सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसलिए पढ़ी जाती है ताकि आप देख सकें, रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना होता है ना जी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एड्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि सारा सवाल आपको ना भी आता हो, आप पासिंग मार्क्स आराम से ले जाते हैं। पूरा सवाल तो कभी ऐसा नहीं होगा आपको कि ना आता हो, आप लोग पढ़ के जाते हैं। CA का बच्चा मेहनती बच्चा होता है, क्लासेस पढ़ता है, टॉपिक पढ़ता है। पास होना सबसे आसान काम है, यकीन कर लो बस मेरा। आप बस आते रहो पढ़ने, डेली टेस्ट हफ्ते का देते रहो, रोज़ाना 1 घंटा बस घर पे, ज़्यादा काम नहीं करना, सुकून से लगे रहो। 4 महीने का सेशन है और जितने पेपर रखे हुए हैं वो पास करो और आगे बढ़ो। तो सौदा बहुत नफ़े का है। परेशान कौन होते हैं, परेशान वो बच्चे होते हैं जो मैं बताता हूँ, जो होमवर्क के अंदर बैठ के, मैंने आपको कहा था ना कि अटेंशन से नहीं करते काम, मोबाइल भी साथ यूज़ कर रहे हैं, दोस्त के साथ गप्पे भी लगा रहे हैं ऐसे लंबी चौड़ी सोचें भी सोच रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप अटेंशन के साथ होमवर्क करें तो 3 पेपर नॉर्मली बच्चे रखते हैं ना ज़्यादातर, तो 3 पर्चे रखने वाले बच्चे का क्लासेस के अलावा घर पे 3 से 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब अगर एक बच्चा कॉलेज में 6 घंटे गुजार के चला गया, आने जाने का टाइम डाल लो, क्लासेस डाल लो, 4 घंटे उसने घर पे पढ़ लिया, तो 10 घंटे है ना, बाकी 14 घंटे बच गए। और आने जाने में फिर 1 घंटा और डाल दो, खाने पीने का टाइम डाल दो, सोने का टाइम डाल दो, फिर भी आपके पास खेलने कूदने का टाइम बचता है।
ये निकालना है आपने रोज़ाना एक्टिविटी। बेहतर होता है आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी रखें, असर से मगरिब कोई गेम हो आपकी, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, सांप वाली गेम ना खेलते रहना मोबाइल पे, गेम कोई रख लें हैं, ठीक है। कोई फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आप वॉक करने निकल जाएं, अगर आप लोग खेल नहीं सकते हैं वॉक करें, आप अपने आप फिज़िकल एक्टिविटी लाजिम कर लें। 3 से 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। ये वो जिनके 3 पेपर हों, लेकिन कौन कर पाएगा ये? जिनका मोबाइल दूर होगा होमवर्क करते हुए उनसे, जो अटेंशन के साथ अलग कमरे में बैठ के खामोशी से कहीं पे काम करेंगे, आसपास दिमाग उनका नहीं जा रहा होगा, ठीक है। वरना तो क्या होगा, 1 घंटे का काम है, 3-3 घंटे बैठ के कर रहे हैं, फिर 3 सब्जेक्ट है तो 9-9 घंटे। अब देखने वाले क्या कह रहे हैं, ओए हो बड़ा पढ़ता है, बड़ी मेहनत करता है, रिजल्ट आता है तो प्लीज़ अपने साथ ज़्यादती ना कीजिएगा, ठीक है। अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को, अपनी गेम्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ, ओके। हाँ, थोड़ा सा क्लास में पढ़ा, ज़्यादा काम कोशिश करता हूँ मैं कि मैं क्लास में ही आपको करवा दूँ, ठीक है। कम काम घर पे होता है, लेकिन वो काम अटेंशन से करेंगे तो टाइम बचेगा तो खेलेंगे कूदेंगे फ्रेश रहेंगे, ठीक है। सही है ना। गलत आप लोगों ने सोच बना दी है लोगों की कि सीए वाले तो कोई खेलते शेलते नहीं, खेलेंगे आप अच्छा करके, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी रोज़े हैं, तला अभी थोड़ा सा, वैसे तो हम रमज़ान में भी, मैं फाइनल के पर्चों के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, घर तैयारी करने जाता था, असर से मगरिब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था। ये तो अब आजकल ऐसा है कि कभी क्लास, सर्दियों में क्लासें अगर चल रही हैं तो क्लास पढ़ाते, तो मजबूरी है, बंदा कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास जैसे सर्दियों के सेशन में आ जाती है, वरना तो असर से मगरिब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था। मेरा अगले दिन पर्चा भी है ना, तो मैं एक दिन पहले जो है वो मैं ग्राउंड में ही बैठा हूँ। अगर गाँव में खेलता था ना तो लाहौर आ गया तो ग्राउंड में कोई मेरे खेलने वाला नहीं, तो ग्राउंड में जाकर वैसे ही बैठ गया, असर से मगरिब नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन एक्टिविटीज़ को आपने रखना है, ये टाइम ज़ाया नहीं करती हैं आपका, ये टाइम आपका सेव करती हैं। आप रिफ्रेश F5 लग जाता है वो आपका, ठीक है ना, रिफ्रेश हो जाते हैं, ओके। अच्छा, लेकिन अभी मैं रमज़ान में भी हम तो खेलते थे, आप रमज़ान में चलो रोज़ा लग जाता है, आप ना खेलिएगा, लेकिन ईद के बाद फिर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। गर्मियों का सेशन है, दिन लंबा होता है, असर से मगरिब गेम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे भी बुला लिया करना करीब कहीं, मैं भी आ जाया करूँगा, ओके। डन करें फिर, चलो। हश पपीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूस्ड 5000 शूएज इन रीसेंट मंथ एंडेड 31 दिसंबर। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। HPPL स्पेंट इतने रुपए ऑन ऑल डायरेक्ट मटेरियल फॉर शूज इंक्लूडिंग फोम, रबर, वेरियस फैब्रिक्स। 24 लाख वॉज पेड एज वेजेस फॉर रेगुलर एम्प्लॉइज हु आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो रेगुलर एम्प्लॉइज जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों आ गए। और HPPL ऑल्सो इनका, साथ साथ लिखते चले जाते हैं, लेकिन बहरहाल एक बार सवाल पढ़ना ज़रूरी होता है, लाजमी, ठीक है। अब आसान सवाल में आप बोर हो रहे हो थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर हो लो, खैर है, ठीक है ना, ये बुनियाद है, इसको मैंने ऐसी तरह तरतीब से एहतियात से ही बनाना है, क्योंकि आगे चल के ना मैंने आपको टॉपिक्स सिखाने होंगे, वहाँ पे चलते हुए मैं बस ये कहूँगा, हाँ भाई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालो। अभी हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे 5वें सवाल के अंदर कि मटेरियल कॉस्ट ऐसे निकालनी है जी। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट जो आप बनाते हैं उस पर 1.5 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक है, और 1 मीटर का रेट है 125 रुपये लेट से, तो 1 यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट आई, तो आप करोगे 1.5 मीटर इंटू 120 या 25 जो भी है, फिर ये 1 यूनिट की आई, तो फिर आगे कहेगा नहीं हमने तो 10,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो अब जब आप आगे चल रहे होंगे ना, तो वहाँ पे तो बस फिर आपने ये 1 मिनट के अंदर निकाला करना है, तो बुनियाद यहाँ से बनाकर चले, ये ना हो कि वहाँ पे जाके नया टॉपिक सीखने की बजाय आप इनमें फंसे हुए हों, ठीक है। बहुत आसान काम है। ग्लूज हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, मोल्ड, शू मोल्ड वो जो है उसका होता है सांचा सा होता है, ठीक है, उसके अंदर वो शूज़ बन रहे हैं, ठीक है। अब वो मोल्ड्स हैं, डाइज होते हैं, टूल्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमेबल टाइप चीज़ें ही होती हैं, बस एक्सपेंस बना लेते हैं इसको, ठीक है। अगर आप एसिड भी कहें उसको और कहें मैंने डेप्रिशिएट करना है तो भी अमोर्टाइज करना है, वैसे होता तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बहस कर भी ले तो अल्टीमेटली वो भी यहीं पर ही आना है। एनीवेज शूज़ मोल्ड क्या है, ये आपका बस ये आपका FOH है, ठीक है। Okay, 320 on wages of factory security, indirect labor, shipment of shoes from factory to outlet. Oh, तो ठीक है, ले लेंगे। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कही है, यहीं पे तो आके आप थोड़ा समझना शुरू करेंगे, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आगे, एंड 1,20,000 ऑन अदर मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल ही आएंगे। A loan of 5 million was borrowed from बैंक, यार क्यों कह रहे हो मुझे ये, ठीक है फाइनेंस कॉस्ट आनी है, पर मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक सैलरी ऑफ 15 लाख प्लस कमीशन ऑफ 8 लाख वॉज, फिर वही सेल्समैन, यार हद हो गई यार, इग्नोर, ठीक है। तो इग्नोर करने का तरीका या आप लिख देंगे एक छोटा सा नोट डाल के, ताकि उसको पता लगे एग्जामिनर को कि आपको समझ है कि आपने ये क्यों छोड़ा है, ठीक है। तो आप एक लाइन एंड पे लिख दीजिएगा कि सिर्फ इतना सा लिख देना, सिर्फ इतना सा लिख देना कि शिपमेंट कॉस्ट, शिपमेंट टू आउटलेट्स, शिपमेंट कॉस्ट टू आउटलेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस and salesman salary commission etc are not a production cost, full stop। ये नहीं कहना कि ये फलां है, ये फलां है, मेरे सवाल के हिसाब से मैंने क्यों छोड़ा, ये जो भी है प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये नोट इस तरह से, दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे लिखो सेल्स कमीशन एटसेट्रा डैश शिपमेंट टू आउटलेट्स डैश, ताकि उसको पता लगे कि लिख के इसने नहीं लिया, या इसमें तो टाइम लग जाता है ज़्यादा, नीचे एक नोट डाल दें कि ये मैंने इग्नोर किया है एग्जामिनर, मुझे पता है कि ये क्यों नहीं आना, ठीक है। लिखना लाजमी है, वरना देखो ना, वे मेरा भाई बैठा एंड पे, एक उसको समझ नहीं आई तो उसने नहीं लिखा, और एक मैं था मैंने समझ कर नहीं लिखा, तो उसको भी 1 नंबर मिले, इसका मुझे भी 1 नंबर मिले, तो ये कोई इंसाफ हुआ, ठीक है ना। तो आपने कुछ भी इस सवाल में इग्नोर करना है ना, तो एक छोटा सा नोट डाल के बता देना है कि ये मैंने इग्नोर किया है, बस ये बोल दो ये मैंने इग्नोर किया है, दैट्स इट। पता हो उसको कि इसको समझ आ रही थी, इसने जानबूझ के छोड़ा इसको, ठीक है। अच्छा चलें जी, सवाल तो फिर ख़त्म हो गया, जल्दी से करें फिर। ये 1000 में कर लेते हैं यार, रुपीज़ इन थाउजेंड्स ये कर लेते हैं ज़रा फिगर्स। 8942 बन गया डायरेक्ट मटीरियल, 8942 आ गया, ओके। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, मैंने कहा समझा दूं जरा। 8492 मैं गूगलू मिट्टी जा रहा हूँ जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 2400, ये प्राइम कॉस्ट बनती है, ठीक है जी, पर उसने मांगी नहीं अलग से। आगे चलें, 2 लाख ये क्या है आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, ग्लू वगैरह, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो आपका समझाने के लिए लिख देता हूं मैं। ग्लूज कितना है जी 2 लाख, 200,000 है ना, ओके। नेक्स्ट है शू मोल्ड्स, बिल्कुल ये भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कह लें इसको, ठीक है। कितना जी 100, 220। नेक्स्ट वेजेस ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, इनडायरेक्ट लेबर आ गया, सिक्योरिटी गार्ड वेजेस कितना 320। नेक्स्ट है, आगे देखो, ये तो मैंने वो इग्नोर वाली लाइन में डाल दिया, ये आएगा 1,20,000 के अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, अदर एफओएच कितने 120। उसके बाद अगले दोनों भी क्या हो गए, तो एक लाइन में आपने कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। शिपमेंट कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड सेल्समैन एक्सपेंसेस आर नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट, देयरफॉर इग्नोर्ड, ओके, ठीक है। तो टोटल कर दो 11, ठीक है जी। चल क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी। यार ये तो टाइम ज़ाया किया हमने, है ना। चलो खैर, अब अल्फा प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टू सबमिट अ बिड फॉर स्पेशल ऑर्डर। अच्छा, ये जो असल में सवाल आएंगे ना, ये इंशाल्लाह चैप्टर 15 है डिसीजन मेकिंग का, रेलेवेंट कॉस्टिंग का, तकरीबन हमारे 12-14 दिन लग जाते हैं इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट हुआ करती है। तो उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स लगाकर हम कॉस्ट निकाला करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर और उसके बाद दूसरी कॉस्ट भी सेलिंग एडमिन भी डाल देंगे, टोटल कॉस्ट निकाला करेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके ये बिड प्राइस निकाला करेंगे। बस सवाल ने फैल जाना है। फिलहाल जितनी बात वहाँ पर जाकर बेसिक्स से यूज़ होनी है वो यही है कि टोटल कॉस्ट निकाला करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा लिमिटेड हैज़ टू सबमिट अ बिड फॉर स्पेशल ऑर्डर टू सप्लाई 10,000 यूनिट्स ऑफ सेरामिक सैलड बाउल्स, ठीक है जी। उन्होंने
वो बाउल्स, सैलड बाउल्स जो हैं वो 10,000 बनाकर वो बेचने हैं, कोई स्पेशल ऑर्डर उनको आया है। अब वो स्पेशल ऑर्डर के लिए, स्पेशल ऑर्डर जो होता है ना बेटा, ये नॉर्मली वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये स्पेशल उन्होंने एक अपनी डिमांड के हिसाब से एक स्पेशल बाउल मंगवाया है। तो ये हम रेगुलरली नहीं बना रहे होते, हमारी फैक्ट्री चल रही होती है लेकिन हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी होती है। तो कोई इस तरह कस्टमर आ जाए तो हम कहते हैं चलो ठीक है, उसका ऑर्डर भी पूरा कर देते हैं। तो अब चूंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए उसकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी नहीं होती हमारे पास, तो हम उस स्पेशल ऑर्डर के फिर स्पेशल पैसे ही मांगते हैं। तो उसके लिए फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है कॉस्ट के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके तो तफसील से पढ़ेंगे, यहाँ पर कितनी ज़रूरत है वो तो देख लें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैंने आपको बेसिकली बिड प्राइस जो है ना, बिड प्राइस वो होती ही क्या है, सेलिंग प्राइस ही होती है। बिड प्राइस का मतलब क्या होता है कि आपने कितने में उसको बेचना है। आपने कस्टमर को कहा, वो उसने कहा भाईजान मुझे इस तरह की शक्ल के 1000 बाउल्स चाहिए, तो आपने उसको कोट करनी है अपनी प्राइस, तो वो सेलिंग प्राइस ही तो होती है कि भाई इतने रुपए का एक बाउल आपको हम बना कर देंगे। तो वारा खाता है तो ठीक है, बता दो, हम काम शुरू करें, एडवांस दे दो इतना, ठीक है। चल अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वुड बी 7500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड बी 10,100, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वुड बी 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर डायरेक्ट लेबर 100 रुपया लगेगी तो 120 के एफओएच, अगर डायरेक्ट लेबर 200 लगेगी तो 240 रुपए के एफओएच। मतलब क्या है, मतलब ये होता है ना, देखो समझो इस बात को कि फैक्ट्री के अंदर आपकी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगी हुई है, ठीक है, और साथ ही एक मजदूर भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर मजदूर 1 घंटा काम करता है तो आप उसको 100 रुपये पे करते हो, ठीक है, और उस 1 घंटे में जो वो मशीन चलती है तो वो 120 रुपये की बिजली खाती है, ठीक है। तो मटेरियल की कॉस्ट आई जितनी भी है, लेट से 400 रुपया का मटेरियल लग जाता है आपका 1 यूनिट पर, और 1 यूनिट आपका 1 घंटे में बन जाता है। तो 400 का मटेरियल लगा, उस पर 1 घंटा लेबर का लगा 100 रुपये और 120 रुपये एफओएच के, क्योंकि 1 घंटा ही मशीन चलेगी। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो वो एक मशीन 1 घंटा चले तो 120 रुपये की बिजली या फ्यूल खा जाती है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। डायरेक्ट लेबर का उन्होंने जब परसेंटेज बना दिया तो मतलब ये है कि अगर अगर 1 रुपया लेबर का खर्चा आता है तो उसके इक्वलेंट ही 1.2 रुपये का जो है वो हमारी फैक्ट्री की मशीन जो है या एफओएच जो है उनका खर्चा आ रहा होता है। तो ये इस तरह से एफओएच के चैप्टर में आप देखेंगे रिलेट किया जाता है एफओएच को पर यूनिट निकालने के लिए। ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट बेसिस हैं, ये यूनिट्स के हिसाब से भी यहाँ पे दिया हो सकता था कि एक यूनिट बनाने पर इतने एफओएच लगते हैं, ठीक है। एक लेबर आर अगर चले, एक लेबर अगर 1 घंटा काम करे तो इतने एफओएच लग जाते हैं, या मशीन 1 घंटा चले तो इतने एफओएच लग जाते हैं। इस तरह से 6 बेसिस हैं, एफओएच के चैप्टर में जाकर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इस 120% की समझ आ रही है। ये बड़ी सादा सी बात है कि अगर 100 रुपया लेबर कॉस्ट आएगी टोटल, तो 120 रुपये उसी टोटल वक्त के अंदर फैक्ट्री के अदर ओवरहेड्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर हमारी लेबर की कॉस्ट 10,100 आई है तो फिर 10,100 को 120% कर लोगे तो आपके एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी। कोई मसला? अच्छा, इन ऑर्डर टू सेट बिड प्राइस ऑफ ऑर्डर कंपनी विशेस टू ऐड प्रॉफिट मार्कअप। ओहो, ये तो मैंने रिवाइज ही नहीं करवाया। चलो खैर, अभी गुजारा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स वेरिएबल तो करना ही है हमने आज, जरा जल्दी से ये देख लेते हैं, ठीक है। मैं 5वां सवाल करा के फिर 6वां 7वां 8वां आगे ढेर सारे फिर होमवर्क में दे दूंगा ना, ठीक है। ये वाली चीज़ें तो जो मसला होगा उनका सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। तो मैं फिर आपको थोड़ा सा मार्कअप मार्जिन रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम फिक्स्ड वेरिएबल की डिस्कशन को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, ये तो आखिरी पॉइंट है ना, पहले ज़रा रिक्वायरमेंट को 1 बाय 1 शुरू करते हैं। कहता है एस्टिमेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्डर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो इसमें पहला पार्ट क्या कह रहा है जी, क्या कर दें, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दें, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सवाल की जो रिक्वायरमेंट होगी, ये छोटी छोटी ना वही इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस हैं, ओके, मर्जी से बनाई हुई हैं, आसान। तो आपने ये नहीं, यही पर्चे में आता है, लेकिन यही पर्चे में आ रहा होता है, आपस की बात है। बस फ़र्क ये होता है कि वो एक बड़े सवाल के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी होकर सवाल बड़ा बना देती हैं। तो बड़ा सवाल कहाँ से बनता है, यहीं से बना, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी और एफओएच की कॉस्ट आएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट
रुपीज़ में ही करो जी। अब तो कितनी है जी, छोटा सा सवाल है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 7500, डायरेक्ट लेबर 10,100 और FOH 120% ऑफ 1,100, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी जी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी 10100 और FOH की जो कॉस्ट है ये 10100 का 120% या 1.2 कह दे, कह सकता हूँ। इतनी को मैथ आती है। 10,100 का 120% लिखना हो तो 120% को इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 120 पर 100 है ना, तो 120 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1.2 ही बन जाएगा। इन्हीं को मैथ आती है ना। चलो जी 1 2 1 2 1 2 बस भी करो 1 2 1 2। अच्छा सॉरी जी बेटा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 29720, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ए इज ओवर। क्या कहता है जी रिक्वायरमेंट बी के अंदर, क्या मांग रहा है? प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? वो जो मैंने कल आपको एक लाइन के अंदर सारी वो बताई थी ना जी तरतीब, वो इसीलिए बताई थी कि आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है इस तरह की बात, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो जो हमने एक लाइन के अंदर लिखा था, सेल प्राइस का जो फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। चलो 4 पार्ट्स ही है ना कि 5 हैं? 4 है, चलो अच्छी बात। लो जी अपना काम तो हो गया जी। प्राइम कॉस्ट, क्या क्या चीज़ें मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो वही सवाल है, डिफरेंट तरह से आपको पूछा गया था। 10,000 यार ये तो बहुत ही कम होमवर्क दिया है मैंने। चलो खैर जी, ये तो मेरे ख्याल में आपका 15-20 मिनट में हो गया होगा। 15 मिनट में, 1 घंटे का तो होता है यार। चलो सॉरी, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। एक दफ़ा की माफ़ी दे दो मुझे, इस दफ़ा तो माफ़ कर दो, आइंदा ख्याल रखूँगा जी। बोलो 17600। नेक्स्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं जी? हेडिंग चेंज कर देता हूँ जी। हेडिंग क्या है? प्राइम कॉस्ट। और बी जी सी पहले यही कर लेना, बाद से पढ़ लेना मैंने, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट, भाई कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? मटेरियल को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए आपके 2 रिसोर्सेज यूज होते हैं, एक आपकी लेबर और दूसरा आपकी फैक्ट्री के अंदर बाकी मशीनें ये वो लटरम पटरम, यानी FOH। तो कन्वर्जन कॉस्ट यार ये किया तो था, शक्लें ऐसे बना के। अच्छा हाँ, वो भी तो आए हुए हैं ना जो आज आए हैं मेहमान अन्य ग्रामी, उन्हें क्या पता कि क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। इनका ख्याल था कि पहले 1-2 दिन ऐसे ही बस आएँ बाएँ शाएँ करनी है। इतना टाइम है हमारे पास, हम आएँ बाएँ शाएँ करें जी? कहते यस सर। सेल प्राइस क्या फॉर्मूला लिखाया था? तो इस दिन मैंने आपको इसी दिन बता दिया था, शायद ये पहला दिन ही था। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर मिलकर क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर और FOH मिलकर कहा जाता है इनको कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये डायरेक्ट लेबर और FOH है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और FOH की कॉस्ट जो है वो आपने ले लेनी है जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,100 था ना जी, और FOH की कॉस्ट ये इसी 10,100 का 120% है। ये कितना आपने बताया था? 12120 121, टोटल बताओ 222220। सुभान अल्लाह। और आखिरी क्या है जी? बिड प्राइस। अच्छा, बिड प्राइस का फार्मूला तो होता है टोटल कॉस्ट पहले निकाल के फिर प्रॉफिट ऐड करके फिगर निकालना। लेकिन चूंकि मैं ए पार्ट के अंदर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल चुका हूं तो मैं दोबारा से, यानी वैसे सवालों के अंदर नॉर्मली वो ये वाला पार्ट ही होता है। ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए 2 चीज़ें डाल दी ना कि इनका भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि डेटा कभी इस तरह से गिवन होता है तो आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है मतलब की चीज़ें ना, इसलिए बता दिया। वरना नॉर्मली ये ए रिक्वायरमेंट के साथ ही अटैच कर देता है, यानी कि ए रिक्वायरमेंट ये होगी बिड प्राइस निकालो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हम कर देते हैं। तो बीच में ऐसे ज़रा नाम ज़रा पक्का करने के लिए बता दिया, ठीक है। तो बिड प्राइस के लिए आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए होती है, जो कि अब दोबारा मैं नहीं लिखूंगा तफसील से एक एक करके। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने रिक्वायरमेंट ए के अंदर
निकाल ली हुई है 29720। ठीक है जी। अब अगली बात, in order to set bid price of order, company wishes to add a profit markup of 20%, 40% on total production cost। यानी 40%। अच्छा, मार्कअप मार्जिन रिवाइज किए बगैर भी काम चल सकता है मेरे ख्याल में। छोड़ो अभी ऐसे डी ट्रैक ना हो जाए, देख लेते हैं। बहरहाल सादा सी बात है कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका आप 40% लो, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है ना? नहीं मज़ा आ रहा इस बात से? वैसे ये करना है हमने। परसेंटेजेस जो है ना आपकी बेसिक्स के अंदर, मैं दिखा देता हूँ सवाल आपको कहीं पे, कहाँ पे दिखाऊँ अब, ताकि आपको तसल्ली रहे कि करना तो है हमने। ये देख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिस ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशंस। तो इसके अंदर ये मार्जिन मार्कअप वगैरह की मैंने आपको ये परसेंटेजेस के अंदर जाकर रिवीजन करवानी है मैंने बेसिक्स में। पर अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी मेरा दिल है कि जो तरतीब चल रही है इसको चलने दें, फिक्स वेरिएबल कर लें। ये एक दफ़ा आ गया, माफ़ी दे दो, अब बार बार आना तो है ही, इसने अच्छे से करके ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, परसेंटेजेस वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये हमारे CMA के अंदर बार बार इन्होंने इस्तेमाल होते ही रहना होता है। ठीक है, इनसे कोई बचत नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो कर दो ऐड प्रोडक्शन कॉस्ट का 40% एज प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 29270 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसका 40% लें तो कितना आता है? हाँ, रोज़ा भी है ना मेरा। 11888 जी, 41608 41608। ये आपके पास क्या आ गया जी? बिड प्राइस। ठीक है, तो बिड प्राइस यहाँ पे लिखना चाहिए था, खैर चले ऊपर लिखा हुआ था, सॉरी। बाकी इस तरह से जो रिक्वायरमेंट है डन हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई मसला है तो बताएं। सबके सही थे ये सवाल? चलो, गलत होने शुरू भी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हफ्ता के लगेगा। शुरू में तो ऐसा नहीं होगा ना, आगे चल के जब बड़े होंगे ना, होमवर्क में सवाल जाएगा, वो गलत होगा। सोल्यूशन यार, क्या सोल्यूशन का इस बार सोच रहा हूँ कि मैं नोट्स का, अभी संडे आ गया ना तो नोट्स बनाऊँ तो सोल्यूशन साथ ही डाल दूँ, जो कि मैंने देने होते हैं अलग से। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात को, बड़ा परेशान हूँ मैं। और 4-5 बच्चे गए थे, उनको ढूंढ दें मुझे, जिन्होंने CMA पढ़ा हो, इसका पेपर दे लिया हो, और अभी तक उन्होंने ढूंढ के नहीं दिया। बेटा असल में ना मैं प्रॉफिट की फिगर निकाल रहा हूँ। अगर आप इसको उस तरह से भी कहें तो ये इस तरह है कि आपको गिवन है। वैसे ये मैं इस डिस्कशन में तो तभी जाता जब मैं मार्कअप मार्जिन की रिवीजन करा देता। मैंने कहा रहने दो, आप नहीं रहने दे रहे। ये हम सुनते लो ज़रा, ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट, इसको आप 100 कह रहे हैं तो आपने क्या निकालना है? 40। नहीं, आपने बिड प्राइस नहीं निकाली ना, आपने कॉस्ट को डिवाइड किया 100 से, तो मल्टीप्लाई 140 से करेंगे तो ये 414608 आएगा। पर मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने ये समझाया नहीं ना, इसलिए मैंने सिर्फ ये पहले निकाल लिया बस, और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप उस तरह से करेंगे तो आपकी ये फिगर निकलेगी, ये फिगर निकल आएगी। तो फिर बैलेंसिंग प्रॉफिट निकालना, पर छड़ दो ना, हाले भी रहने दो, करेंगे इंशाल्लाह इसको, भी मुझे ना बहकाओ। शैतान कैद है, तुसी ना बनो मेरे शैतान। अच्छा जी, नंबर 5 क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इसको कर लेते हैं ज़रा। उसके बाद फिर 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक मेरा दिल करेगा आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे सवाल होंगे, और कोशिश करूँगा इतने की हों कि आपका 1 घंटे के अंदर हो जाए। उससे ऊपर होने लगेंगे तो रोक देंगे। ठीक है, और फिर हम फिक्स वेरिएबल को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ज़रा मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल को जल्दी कर लें। ठीक है, अच्छा जी, कंपनी ने प्रोड्यूसे हैं
अच्छा जी, एक बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाल दो, और मैंने आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरे एक यूनिट पर लेट से 5 फुट लकड़ी लगती है, तो बेसिकली मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो बताई है पर यूनिट, ऐसे ही है। मटेरियल क्वांटिटी मैंने आपको पर यूनिट बता दी, और साथ ही मैंने आपको बताया अच्छा जी 5 फुट तो लकड़ी लगती है, और लकड़ी का 1 फुट 2500 रुपये का है। तो आप क्या करोगे, आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2500 से, तो आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर ये 1 यूनिट पर लगने वाला क्वांटिटी है तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी फिर पर यूनिट ही आएगी, ठीक है। और अगर आपको वो कह दे टोटल कॉस्ट निकालो, तो आप कहोगे अच्छा फिर ये बताओ कि तुमने कितने यूनिट टोटल बनाए हैं, तो 1 यूनिट की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल प्रोडक्शन से, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपके पास डेटा इस तरह से गिवन था कि क्वांटिटी पर यूनिट गिवन थी, और रेट भी, यानी मटेरियल का रेट, मटेरियल प्राइस कह दो, मटेरियल प्राइस आपको गिवन थी पर, लेट से मैं कहता हूं कि जी मेरे ये यूनिट 1 बनाने के लिए मुझे इतने किलो का मेरा मटेरियल लगा, तो किलोस इनटू रेट पर किलो। लीटर्स इतने लगते हैं तो लीटर्स क्वांटिटी में लिख के इनटू रेट पर लीटर गिवन होगा। मीटर्स इतने लगते हैं, रेट पर मीटर गिवन होगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, मटेरियल प्राइस पर केजी कह लो, पर यूनिट, पर लीटर, क्या मीटर था पहले, फुट था, मीटर कह लो, लीटर कह लो, केजी सबसे आसान है, ये लो मिसाल ही है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी पड़े, अभी तक आप ये काम नहीं कर रहे थे, 5वें सवाल से ये काम शुरू हो रहा है, और सीएमए में तो यही काम होना है आपको। आपको कहा जाएगा एक कैलकुलेटर बनाने पर, एक ये मार्कर बनाने के ऊपर हमारी लेबर का आधा घंटा लगता है, लेट से ज़रा कम होगा, 1.5 घंटा लगता है, ज़रा ऐसे ज़रा, ठीक है, 1.5 घंटा लगता है, और हर घंटे के उनको हम 100 रुपये पे करते हैं। तो फिर मुझे इस एक मार्कर की अगर लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, 1.5 आवर्स पर मार्कर, यानी पर यूनिट, ठीक है, 1.5 आवर्स पर यूनिट इनटू रेट पर आवर। तो ये मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्कर वापस कर देना, क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये मैंने वैसे ही आपको ज़रा फॉर्मूला लिख कर बताया। तो आपको यूँ गिवन होगा अक्सर सवालों में कि जी लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, अगर वो पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है तो वो आपको क्या करेगा, आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट और लेबर रेट पर आवर दे देगा, आप उनको मल्टीप्लाई करके अपनी कॉस्ट निकाल लोगे, ठीक है। बुनियादी बातें हैं पर बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको अंदाज़ा होने लग ही जाएगा 2-3 दिनों में ही, बस ये बेसिक ख़त्म कर लेना। लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू लेबर रेट। आखिरी क्लास में भी जाके बच्चों को मैं कह रहा हूँ हाँ भाई सुनाओ फिर, बेसिक्स में मेहनत करने का फ़ायदा हुआ था, वो आखिरी क्लास में भी कह रहे हैं कि यकीन माने भाई उसके बगैर बचत नहीं। हालांकि इतनी आसान बात है, ठीक है। तो लेबर रेट, बस आपने पूरा ध्यान रखना है, लेबर रेट पर आवर, ठीक है जी। तो ये आपको आवर्स पर यूनिट से को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रेट आप उनको पे करते हो, तो 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर वो कहने नहीं 1 यूनिट की कॉस्ट नहीं, आपको आप मुझे बताओ कि अगर मैं 15,000 यूनिट इस साल के अंदर बना चुका हूँ तो मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल कितनी आएगी, तो भैया पर यूनिट निकल आ गया तो मल्टीप्लाई में टोटल प्रोडक्शन कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मसला क्या है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट निकल आया तो उसको टोटल करना कौन सा मसला है, टोटल निकल आया तो यूनिट्स पता हो तो पर यूनिट करना कौन सा मसला है, ओके। चलिए अच्छा जी, तो कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं 5,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ईच यूनिट रिक्वायर्स 3 मीटर क्लॉथ विच इज़ परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर मीटर। वो कहता है कैलकुलेट करो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सूट एंड इन टोटल। पहला सवाल तो सुकून से फिर कर लेते हैं। मार्कर दर दे दें मुझे, मार्कर कहाँ है, वहाँ तो नहीं है, यहाँ होने चाहिए मेरे मार्कर्स, किधर हैं, कहाँ, ओके रख दे, पता नहीं ये कब के हैं, रख दे, ये मेरे ख्याल में तो नहीं है मेरे, चलो अगर लिख दिया तो ठीक है, वरना फिर वन नोट पे मार्कर्स मंगवा लो भाई, सुते रहा करो।
रोते हैं ना? आप लोग तो जाग रहे हैं ना? सचमुच? ये कितनी उंगलियां हैं? पुराने स्टूडेंट ना जो नए थे उन्होंने 5 बोला। क्या यार 2 मिनट चुप कर जाते हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 6 बोला, मैं 6 लिखने लगा। नोट्स का पेज 10 है, ठीक है? अच्छा जी, तो ठंडे सांस ना भरो, हाय हाय जी। पार्ट 1 क्या मांगा है जी उसने? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सूट चाहिए उसको, ठीक है? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सूट कोई मसला नहीं है जी। आप क्या करोगे जी, आप जाकर देखोगे, ये मैंने एक बार लिख दिया, मैं बार बार ना लिखूं तो काम चलेगा? ये एक बार लिख दूं फिर चलेगा? मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, अ कंपनी प्रोड्यूस 5000 सूट, ये तो 5000 टोटल सूट बने ना, इसको साइड पे रखो। ड्यूरिंग द ईच सूट रिक्वायर्ड 3 मीटर क्लॉथ, तो मटेरियल की क्वांटिटी पर सूट यानी पर यूनिट, इस देखो यूनिट जो भी हम जो चीज बना रहे हैं जिस चीज को हमने बेचना है या जिसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं, मोबाइल तो वही यूनिट है ना, कॉस्ट यूनिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉस्ट यूनिट। अगर मैं एसी बना रहा हूं तो मेरे लिए एक एसी कॉस्ट यूनिट है। अगर मैं ये बल्ब बना रहा हूं तो मेरे लिए एक बल्ब एक कॉस्ट यूनिट है। अगर मैं ये सूट बना रहा हूं तो एक सूट मेरे लिए एक कॉस्ट यूनिट है। तो मेरा जो काम है, जो चीज मैंने बनाकर बेचनी है, उसी की कॉस्ट निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूं ना, ठीक है? तो यहाँ पे पर सूट पर यूनिट कह सकता हूँ ना, पर यूनिट। मेरे लिए यहाँ पे यूनिट क्या है? सूट, ठीक है? तो बहरहाल कितने मीटर कपड़ा लगता है जी एक सूट पर? 3 मीटर पर सूट लगेगा। बोलो, 3 मीटर पर सूट। ये आज बस 1-2 बार ऐसे लिखूंगा मैं, उसके बाद ये पर्चे में इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। पर सूट लिखो और पर बस 3 लिखो, सिर्फ 3। अभी बताता हूं कि पर्चे में कैसे करेंगे आप, लेकिन फिलहाल पर्चे वाली बात नहीं, फिलहाल ऐसे ही करेंगे। तो 3 मीटर पर सूट इनटू, अच्छा अब ये तो आ गया एक यूनिट पर कितना कपड़ा लगता है। अगली बात, 1 मीटर कपड़े का कितने का आता है? 1500 का। तो आपने अगर 3 मीटर लगाया है तो 4500 का मटेरियल लग गया, सादा सी बात है, ठीक है ना? तो इनटू रुपीज 1500 पर मीटर। तो आंसर क्या आ गया जी हमारा? ₹45। लेकिन ये क्या है? पर सूट, ठीक है? अब पेपर वाला वर्जन पता है क्या है? पेपर वाला वर्जन पता है क्या है? 3 इंटू 1500 इज इक्वल टू ₹40। पागल नहीं है, ये सब लिखते रहेंगे पर्चे में, आप इतने वेले हैं पेपर में बैठ के ये करेंगे आप, ठीक है? लेकिन अभी लिखते रहें 2-4 दिन, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, सीखने का जमाना है, ओके? तो नेक्स्ट सेकंड, अच्छा ये तो आ गया ना पर सूट। साथ ही उसने क्या कहा है कि टोटल भी निकालो, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर सूट। अच्छा ये जो आपने किया, इससे आपको ये क्या मिल गया? पर सूट। आप इसको टोटल सूट से, मैं तो कहता हूं एक ही स्टेप में कर देते हैं, क्या ख्याल है? टोटल सूट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो डिपेंड करता है ना आपसे रिक्वायर क्या किया गया है, पर यूनिट निकालना है या टोटल निकालना है। अगर टोटल निकालना था, सवाल कर रही सिर्फ टोटल मांग लेता, तो मैं ये वाली ब्रेक ही ना लगाता, इसको ब्रैकेट में ले लेता और कहता भाई ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई मटेरियल कॉस्ट, इनटू इतने यूनिट मैंने बनाए हैं। ये 1 सूट की कॉस्ट आ गई इनटू इतने सूट मैंने इस पीरियड में बनाए हैं, ठीक है? लेकिन चूंकि उसने अलग अलग मांग लिया था तो मैंने एक ब्रेक लगा दी, ठीक है? आओ जी, कितने सूट्स बनाए हैं? 5000 सूट्स। अब एक सूट अगर 45 रुपए का, एक 4500 कपड़ा लगा है, अगर एक सूट पे 4500 रुपए का कपड़ा लगा है, 4500 रुपए का कपड़ा लगा है, 3 मीटर कपड़ा था, पर मीटर रेट 1500 था, तो एक सूट पर इतना थोड़ा, चलो, तो एक सूट पर 4500 रुपए का कपड़ा लगा है, ठीक है? अब वो कहता है टोटल इस पीरियड के अंदर कितनी कॉस्ट आई क्लॉथ की, डायरेक्ट मटेरियल की। तो हमने कहा जी कितने यूनिट्स बनाए हैं आपने, सूटें कितनी बनाई हैं? तो उसने कहा जी सूटें मैंने 5000 बनाई हैं। तो 5000 सूट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें जी आप,
ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल ₹2 ये पेंटा कितना होता है पेंडू जा बंदा वा पेंटा 0 पेंटा ते पेंडू है भी मिलता जुलता टेट्रा कितना होता है हाँ हेक्सा यार ये भी सीखना पड़ेगा मुझे यार अच्छा चले आप लोगों के साथ रहना है अगर तो चले जी अच्छा जी ये पर यूनिट ये पर सूट कॉस्ट थी और जब इसको मल्टीप्लाई किया 5000 से तो ये टोटल कॉस्ट आ गई कोई मसला चले आसान सवाल है ठीक है असल में ना सारा काम यही था तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप तेजी से करें इसको ठीक है आगे बढ़ो जी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ईच यूनिट ऑफ आ प्रोडक्ट यूजेस 5 kg ऑफ मटीरियल एक्स विच इज परचेज फ्रॉम सप्लायर एट अ कॉस्ट ऑफ 70 रुपए पर kg ड्यूरिंग द पीरियड 3000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालो पर यूनिट और इन टोटल अब जरा तेजी ले आओ ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है इसका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मुझे चाहिए ठीक है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट छोड़ो अब तरतीब से चलते हैं ना पर यूनिट तो नहीं चाहिए वो आगे टोटल तक मैं पहुंच गया क्योंकि मुझे यूं लिखना चाहिए था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अब सही है क्यों मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख रहा हूँ यही इसी लाइन में ही मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाली हुई है और यूनिट से मल्टीप्लाई करके इसको टोटल भी निकाला हुआ है तो पार्ट 2 के अंदर भी मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चाहिए पहले पर यूनिट निकाल लेता हूं फिर टोटल निकाल लूंगा ठीक है अब एक यूनिट बनाने पर कितने केजीज एक्स के लगते हैं तो 5 kg पर यूनिट चाहिए और हर केजी एक्स का मुझे मिलता कितने का है तो एक यूनिट बनाने का अपनी प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने का के लिए मुझे कितना एक्स मटेरियल कितने रुपए चाहिए एक्स मटेरियल के लिए तो 5 इंटू 70 कर देंगे 300 तो 3 kgs पर लिख दो चलो एक दफा और लिख दो एक दफा और लिख देता हूँ 5 है अच्छा हाँ एक दफा और लिख देता हूँ ये वाला फिर नहीं लिखूंगा तो 5 kgs पर यूनिट आ गया बल्कि लिखता रहता हूँ आज खैर है इंटू ₹70 पर केजी अब ये जो आंसर है अगर वो पर केजी मुझसे ना ये पर यूनिट मुझसे कॉस्ट ना मांगता तो मैं ये वाला आंसर ना निकालता टाइम जाया ना करता बल्कि मैं यहां पर लगाता ब्रैकेट इनटू टोटल यूनिट्स करता और टोटल कॉस्ट निकाल देता लेकिन चूंकि उसने मुझे कहा पर यूनिट भी निकाल दो टोटल भी निकाल दो तो मैं फिर उसने क्या खुद इसीलिए बनाया जरा पक्का हो जाइए ठीक है अब ये क्या पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ गई तो ये ₹350 पर यूनिट यानी अगर आपने एक यूनिट बनाना है तो उसके ऊपर 350 रुपए का मटेरियल एक्स आपका लगेगा लेकिन इस पीरियड में आपने टोटल कितने अपने यूनिट्स अपनी प्रोडक्ट कितनी बनाई है 3000 तो फिर 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इस पीरियड के अंदर आपको जितना कॉस्ट आपकी लगी मटेरियल एक्स पर वो निकल आएगी तो इनटू 3000 यूनिट्स इज इक्वल टू 105 टेट्रा अच्छा सही है पेंडू आदमियों को तंग करते हो यार तुम लोग शहरी बच्चे हो हैं अच्छा जी तो ये कुछ भी नहीं लिखना ऐसे मैं पर्चे वाला वर्जन अगर आपको बताऊं तो वो ये है मैं फिर बता दूं 5 इंटू 70 और अगर इकट्ठा करें तो इंटू 3000 लेकिन चलो अगर वो कहता है यहाँ तक ले आओ तो इंटू बस ये आंसर ठीक है यहाँ पे बस रुपीस लिख लेना आंसर में सिर्फ ठीक है तो पेपर का वर्जन है पार्ट 2 शुरू करना है करें